हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए हैं डीएसएसबी की तैयारी के लिए। उम्मीद है आपको पहली दो वीडियो पसंद आई होगी। आज मेरे को फ़ोन आया मेरे एक सब्सक्राइबर का। उन्होंने बोला कि आप समझाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम नज़र आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं जो लिखती हूँ बहुत छोटा लिखती हूँ, अब वो फ़ोन में देखती हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा मैम बड़ा लिखा करिए। तो ठीक है, फिर आज मैंने दो क्वेश्चन ही लिखे हैं बोर्ड पर, तो बड़ा बड़ा लिखा है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। तो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये वीडियोस लाने के लिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। रामू का परिचय देते हुए साधना ने कहा कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई का बेटा है। रामू का साधना से क्या संबंध है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है और कई फटाफट कर लेते हैं। जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने माइंड में ना, आप जैसे साधना है तो सोच लीजिए कि मैं हूँ। तो हमें अपने रिश्तों के बारे में तो पता ही होता है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे पिता है, उनकी पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी कौन होंगी? यानी कि मेरी माता जी होंगी, मेरी मम्मी होंगी। तो मेरे पिता की पत्नी, अब यहाँ पे साधना कह रही है तो आप अंडरस्टूड कर लो कि साधना मैं हूँ। तो आप अपने आप को ले लो ये चीज़। तो साधना ने कहा कि यह मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता यानी कि मेरे फादर, उनकी पत्नी तो मेरी मम्मी हुई, ठीक है। उनके भाई, अब मम्मी का भाई कौन हुआ? मामा हुआ। तो मामा का बेटा है, तो रामू को बता रही है कि ये उनका बेटा है। मामा का बेटा कौन होता है? हमारा कजन। तो जब हम इस चीज को, इस क्वेश्चंस को, ऐसे को जब भी आते हैं रिश्ते वाले क्वेश्चंस, अगर अपने ऊपर लेकर देखते हैं, माइंड में 1 मिनट लगाते हैं, फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमने क्या देख लिया कि रामू का परिचय देते हुए जब साधना कह रही है कि यह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि उसकी मम्मी का भाई मामा, मामा का बेटा यानी कि उसका कजन, यानी कि रामू का साधना से क्या संबंध है? वो उसका कजन है। बाकी सब ऑप्शंस पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन फटाफट से हो जाते हैं अगर आप इसको अपने साथ रिलेट कर लेते हैं। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है? तो ये आकृति वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं आपको पेपर्स ही करवा रही हूँ जो लास्ट ईयर्स के हैं, ये जो आए हुए हैं। तो जरूरी बात है, क्वेश्चंस आए हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि जल्दबाजी में गलती तो नहीं हो जाती हम लोगों से। तो क्या है, जब मैं ध्यान से इसको स्टडी करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल बन रखा है, यहाँ पर स्क्वायर बन रखा है, तो नेक्स्ट फिगर में मुझे देखना है कि क्या रिलेट कर रहे हैं हम इसको। मैंने देखा कि जो ये स्क्वायर है उसके अंदर ये ट्रायंगल है और उसको कलर भी किया हुआ है। तो फिर यानी कि थर्ड फिगर का भी फोर्थ फिगर से यही रिलेशन होगा। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ रिलेशन सा समझ नहीं आ रहा कि ये क्या रिलेशन है, इसमें क्या आना चाहिए। तो ये कंफ्यूजिंग नहीं होते, बल्कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। कैसे? आपको सिर्फ फर्स्ट का सेकंड के साथ देखना है, वही रिलेशन आपका थर्ड का फोर्थ के साथ बनाना है। तो इस तरह से होती हैं ये 4 फिगर्स। आपको सेकंड के बाद थर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना कि, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने क्या किया, दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको आराम से, कि यहाँ पर स्क्वायर था तो ट्रायंगल इसके बीच में आ गया और देखो कलर भी है। तो फिर यानी कि ये जो नीचे वाली फिगर है ये आ जाए और ये इसके बीच में आ जाए। तो ये किस फिगर में ऐसा हो रहा है? इस फिगर में मैं देख रही हूँ तो ट्रायंगल ही आया हुआ है। ट्रायंगल तो यहाँ था, इधर आया, यहाँ पर तो ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये तो मेरा रॉन्ग है। अब यहाँ पर स्क्वायर आया हुआ है बट कलर नहीं है, क्योंकि सेकंड फिगर में वो ट्रायंगल कलर हो गया, तो ये कलर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब थर्ड में मैं क्या देख रही हूँ कि हाँ ये बना तो हुआ है ये फिगर मेरा, और ये, लेकिन ये फिगर बीच में नहीं आ रही, ट्रायंगल आ रहा है। तो बच्चा फटाफट देखे ट्रायंगल इसमें आ रहा है तो मैं ट्रायंगल ही फटाफट डाल दूं, तो ये गलत हो जाता है। तो यानी कि ट्रायंगल कलर किया हुआ सिर्फ हमने नहीं देखना है, क्या करना है, तो ये वाली फिगर थी, जैसे ये फिगर इसके अंदर आई तो ये फिगर इसके अंदर आनी चाहिए और कलर भी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ इसमें जा रहा है कि ये वाली फिगर भी आ जाए, ये वाली, सॉरी मैं दोबारा बना देती हूँ आराम से, कि ये जो फिगर है और ये जो इसके बीच में भी आ रहा है और कलर भी हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो मैं डी ऑप्शन पे टिक
कर देती हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल चुटकियों में हो जाते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन इसके अंदर फिट हो रही है हमने वो ऑप्शन इसमें रखनी है। तो पढ़ के देखते हैं अपना मीनिंग इंग्लिश का। नो वन डैश दैट द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड्स इन केरला वुड बी सो ग्रेट दैट इट वुड डिमोलिश विलेज आफ्टर विलेज। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम आराम से जब भी कोई लंबी लाइन आए जल्दी जल्दी मत करो, आप आराम से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो ये क्या कहना चाहते हैं। मीनिंग समझ आ गया तो फिर फटाफट पता चल जाएगा कि ऑप्शन एग्जैक्ट क्या है। नो वन डैश, कोई भी नहीं, कोई भी क्या नहीं कर सकता था, दैट की इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स इन केरला, केरला में जो फ्लड्स आई थी उसकी इंटेंसिटी यानी कि वो इतनी तेज थी, इतनी प्रभावी थी, क्या हुआ फिर, वुड बी सो ग्रेट दैट इट वुड डिमोलिश विलेज आफ्टर विलेज, यानी कि केरला में इतनी बाढ़ आई, इतनी जबरदस्त कि क्या नष्ट हो गए, खत्म हो गए, डिमोलिश हो गए विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव ही तबाह हो गए। तो कोई भी इंसान क्या नहीं कर पा रहा था, देखते हैं एग्जामिन तो करना, जैसे डॉक्टर एग्जामिन करता है, अच्छे से देखता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें एग्जामिन करना तो नहीं फिट बैठ रहा कि कोई भी एग्जामिन नहीं कर सकता था। इन्वॉल्व तो होता है शामिल होना, किसी चीज में शामिल होना, तो कोई भी शामिल नहीं था, ये भी फिट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट होता है यानी कि पहले से ही किसी चीज का अनुमान लगा लेना, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि फिट बैठने वाला है, करके देखते हैं। नो वन एंटीसिपेटेड, कोई भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, पहले से ही अनुमान नहीं लगाया था किसी ने कि इतनी ज्यादा तबाही हो जाएगी, केरला में फ्लड आएगी और गांव के गांव ही तबाह हो जाएंगे। हम पहले से कोई भी नेचुरल कैलामिटी का आइडिया नहीं लगा के बैठते कि हाँ भाई ऐसा होने वाला। किसी ने भी नहीं सोचा था कोरोना में इतनी सारी डेथ्स हो जाएंगी या ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है वो तो हम फ्यूचर हमारा इनसिक्योर होता है तो हम पता लगा ही नहीं सकते। तो ये एंटीसिपेटेड यहाँ पे फिट हो रहा है। वैसे हम फोर्थ वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। वॉच्ड होता देखना, यानी कि किसी ने भी देखा नहीं था, नहीं, किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था पहले से कि ऐसा कुछ हो सकता है, किसी को इतना आइडिया नहीं था, तो ये एंटीसिपेटेड यहाँ पर फिट हो रहा है। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक टू ड्राइव इन दिल्ली ट्रैफिक। मैं पसंद नहीं करती या मैं पसंद नहीं करता, जो भी है, ड्राइव करना दिल्ली के ट्रैफिक में, यानी कि दिल्ली के ट्रैफिक में कोई भी इंसान ड्राइव करना नहीं चाहता। वो कह रहा है डैश आई यूज मेट्रो एंड ऑटो, तो मैं मेट्रो और ऑटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या फिट बैठता है देखते हैं। इवन इफ तो नहीं हो सकता, भले ही, भाई मैं पसंद नहीं करता ड्राइव करना, भले ही मैं यूज कर लेता हूँ, नहीं। अदरवाइज होता नहीं तो मैं यूज कर लेता हूँ, ये भी नहीं फिट हो रहा। अब है बिकॉज का मतलब है क्योंकि, मैं पसंद नहीं करता ड्राइव करना दिल्ली के ट्रैफिक में क्योंकि मैं यूज कर लेता हूँ, नहीं। हम अगर पूरा बोलते हैं ध्यान से तो एकदम से हमें ऑप्शन आ जाती है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं लाइक नहीं करता दिल्ली के ट्रैफिक में, इसीलिए मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसलिए कि क्या होती है सो आई यूज, तो सो यहाँ पे फिट बैठता है। और हमने बल्कि आपको बाकी भी चेक करवाए हैं कि चाहे आपको फटाफट से आ भी जाए, अगर आपके पास टाइम है, श्योर हो तो आपने सीधा 100 पर टिक किया, आप आगे चल सकते हो। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आप एक बार फिट करके देख भी सकते हो। जैसे कि अगर आपने पढ़ी लाइन कि मुझे पसंद नहीं है ड्राइव करना दिल्ली के ट्रैफिक में, इसलिए मैं यूज कर लेता हूँ, तो आपको 100 अगर पहले से ही आता है कि हाँ 100 फटाफट फिट हो रहा है, तो यहाँ पर सीधा भी आप टिक कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपको डबल श्योर होना है तो आप फटाफट से मीनिंग देखकर देख सकते हैं कि बाकी रॉन्ग जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। सबसे पहले तो शुद्ध वर्तनी का मतलब कई बच्चों को नहीं मालूम होता। तो वर्तनी का मतलब होता है कि इसमें एक्यूरेट शब्द हमें ढूंढना है जो कि बिल्कुल सही है, इसमें और कुछ भी डिफरेंट या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। शुद्ध वर्तनी का मतलब है हमें सही देखना है कि हम लिखते कैसे हैं इसको। तो यानी कि आपको डिक्टेशन भी आनी चाहिए। अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने तो बनाया नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि आपको अपने वर्ड्स पे भी ध्यान देना है, हिंदी और इंग्लिश के, तो आपको करेक्ट वर्ड भी ढूंढने को आ सकता है। और ये आया हुआ एग्जाम में 2018 का पेपर है। प्रादेशिक बड़ी मात्रा ये तो नहीं है, और ये प्रादेशिक तो है ही नहीं।
तो कौन से वाला करेक्ट है? अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये प्रा दे और छोटी ई की मात्रा शिक वाला ठीक है, प्रादेशिक यानी कि प्रदेश का, ये इस प्रदेश का है यानी कि ये प्रादेशिक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि डॉलर का मीनिंग है प्लस और इसका मीनिंग है माइनस और ये मल्टीप्लाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस शायद मैंने पहले भी लिए हैं किसी वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए लिए कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और अब आपको ये वाला क्वेश्चन देख के जो बच्चे डर जाते हैं, अगर ये क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेंगे तो बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और फटाफट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रब करके मैं स्पेस बना देती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिन्होंने पहले कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिन्होंने अभी पहली बार देख रहे हैं उनको भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जिसका मान निकालना है कि इसका निकालना है कि क्या आंसर होगा। तो 26 है, मैंने 26 लिख लिया। देन है यहाँ पर ये डॉलर वाला साइन, इसका यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। देन 4 और इसको क्या बोल रहे हैं ये? इसको मल्टीप्लाई कह रहे हैं। देन 3, देन हैश को क्या कह रहे हैं? माइनस और 56 और ये स्टार को क्या बोल रहे हैं? ये स्टार को भाग कर रहे हैं, डिवाइड 7। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने उसको नोट कर लिया 26, और इसका जो मीनिंग है यहाँ पे कि इसका अर्थ ये है, प्लस कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। देन 4 और ये एट द रेट का, एट द रेट को मल्टीप्लाई कह रहे हैं तो एट द रेट की जगह मैंने मल्टीप्लाई ले लिया 4 और 3 के बीच में। फिर हैश का साइन है, हैश का साइन माइनस है तो माइनस ले लिया। देन 56 लिख लिया। फिर ये जो स्टार सा बना हुआ है इसका अर्थ है भाग यानी कि डिवाइड, तो इसकी जगह पे मैंने डिवाइड लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, हमें पता है बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, देन ऑफ करते हैं। ऑफ यानी कि ऐसे लिखा होता है कि यानी कि 1/5 ऑफ 16 या 15 या 20 ऐसा कुछ दिया होगा, तो यानी कि ऑफ का मतलब भी वैसे तो मल्टीप्लाई ही होता है कि नॉर्मल यहाँ पर ये नंबर लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर वो नंबर लिख के उसको काट दिया। बट आपको नॉर्मल डिवीजन से पहले ऑफ वाले सम को करना है, और जैसे कि अगर सिंपल मल्टीप्लाई होती तो उसको बाद में करते, यानी कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ लिखा हुआ जहां पर है, इसमें ऑफ भी नहीं लिखा, फिर डिवाइड का नंबर, फिर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारा क्या है, हमें यहाँ पर पता है कि हमारा ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो डिवाइड होगा। डिवाइड हमारा है तो पहले सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, देन बाद में करूंगी। तो हमें 56 को डिवाइड किया 7 से तो 8 आ गया, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। देन उसके बाद क्या करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर हो रहे हैं, यानी कि 26 प्लस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना है, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया 38, देन -8 30 ऑप्शन हमारा यहाँ किस में आ रहा है, ये डी ऑप्शन है। तो जस्ट ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो जो आपको मीनिंग दे रखा है, जैसे आपको इसका निकालना है आंसर, तो आपने इसके जहां जहां पे ये है वहां पर आप साइन आपने चेंज कर लिए। साइन चेंज करने के बाद सिंपल बोर्ड मास लगाना है और आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ये पेपर में जरूर आते हैं क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन, ये है आपको दे रखा है एक वेन डायग्राम, इसमें साथ में ये बता रखा है कि ये गुजराती बोलने वाले लोग हैं, ये मराठी बोलने वाले लोग हैं और ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो जब भी एक सर्कल दूसरे सर्कल को क्रॉस करता है तो जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो इस सर्कल का भी होता है और इसका भी। जैसे कि ये जो नंबर है 51 लोग हैं, वो गुजराती भी बोल रहे हैं और वो मराठी भी बोल रहे हैं, और ये जो 26 लोग हैं वो गुजराती भी बोल रहे हैं और वो हिंदी भी बोल रहे हैं। और ऐसे ही ये दोनों सर्कल हैं, इधर 17 नंबर है, तो जो 17 नंबर है वो मराठी भी बोल रहे हैं लोग और हिंदी भी, यानी कि ये जो नंबर आ रहा है वो इसका भी है, इस सर्कल में भी आ रहा है, तो यानी कि हिंदी बोलने वाले भी हैं 17 और मराठी बोलने वाले भी हैं। और जो ये बीच का नंबर होता है, जो तीनों सर्कल्स को कट करता हुआ ये जो बिल्कुल बीच में नंबर आता है, वो नंबर क्या होता है कि वो गुजराती भी बोल रहे हैं, मराठी भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या गया, पहले तो आपको समझा दिया मैंने कि इसका मीनिंग क्या है। क्यों, जरूरी नहीं है कि हर बार यही क्वेश्चन आए, चेंज करके भी दे सकते हैं ना।
तो इसलिए इसको समझना तो जरूरी है, आपको समझ आना जरूरी है कि इसको समझते कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, गुजराती तथा हिंदी। वो कह रहे हैं हमें गुजराती और हिंदी परंतु मराठी नहीं बोलने वाले, यानी कि गुजराती और हिंदी तो बोले लेकिन मराठी नहीं बोले। तो हमने ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो गुजराती और हिंदी बोले, यानी कि गुजराती और हिंदी, यानी कि इन दोनों वाला सर्कल ये है 26। उन्होंने मराठी नहीं लेना है, यानी कि मराठी वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, तो हम बस गुजराती और हिंदी वाले। तो गुजराती और हिंदी वाला सर्कल तो ये है, इसमें 26 साथ है। ये साथ में क्या कह रहा है, उसका अनुपात, उसका अनुपात लेना है किसके साथ, हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी। अब केवल हिंदी कौन बोल रहे हैं, ये वाले, कॉमन वाले नहीं लेंगे। केवल में जो ये बाहर नंबर होते हैं वो केवल होते हैं, यानी कि जो 72 लोग हैं वो सिर्फ मराठी बोलते हैं, लेकिन जो 17 है वो मराठी भी बोल रहे हैं और हिंदी भी। तो यानी कि जो 52 लोग हैं वो केवल हिंदी। ऐसे ही जो केवल गुजराती हैं वो 68 हैं। दोबारा बता देती हूँ एक बार आपको अच्छे से, गुजराती बोलने वाले केवल गुजराती जो कुछ और नहीं बोल रहे वो 68, केवल मराठी वाले 72 और केवल हिंदी वाले 52। अगर इन दोनों का नाम लिया जाए गुजराती और हिंदी तो 26, ऐसे ही गुजराती और मराठी तो 51, ऐसे ही मराठी और हिंदी बोले तो केवल 70, और तीनों भाषाएं बोलने वाले तो बीच वाला 7। लेकिन हमें उसका नहीं मांगा, हमें बोला है गुजराती और हिंदी, गुजराती और हिंदी बोलने वाले तो 26, उसका अनुपात चाहिए केवल हिंदी, केवल हिंदी तो 52। जब हम इन दोनों की रेशो लेते हैं, यानी कि इन दोनों को कट करेंगे तो 1/2, यानी कि क्या रेशो आ गई, 1:2। तो मेरा कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर, ए वाला 1:2, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोले कि इतने लोग बोलते हैं मराठी हिंदी, आपको अनुपात, उनका गुणनफल, उनका प्लस माइनस कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिर्फ वेन डायग्राम पढ़ना नहीं आना चाहिए, उसको ध्यान से देख के सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अब अपने 8 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। पारसी उसी प्रकार ज़ोरोस्टर से संबंधित है जिस प्रकार ईसाई डैश से संबंधित है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो ज़ोरोस्टर है वो और पारसी, यानी कि पारसी और ज़ोरोस्टर का आपस में क्या संबंध है। ज़ोरोस्टर जो है उनके पैगंबर है पारसियों के, तो इस तरह से ईसाई डैश से संबंध है। अब ईसाइयों के कौन है, अब गणेश जी तो हिंदू धर्म के हैं, मोहम्मद ये क्या है, ये मुसलमान है, उनके हैं पैगंबर, और ये क्या है वाहेगुरु, ये तो सिख धर्म से संबंध है इनका। तो यानी कि ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का किन से संबंध है, जीसस क्राइस्ट से। ऑप्शन ठीक है, आपको धर्मों का पता होना चाहिए कि कौन से धर्म के पैगंबर कौन है। तो ईसाई धर्म की कौन है, जीसस। तो जरूरी नहीं है किसी और धर्म का भी पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी आना चाहिए। जैसे मैंने सिख के बता दिए, ये मुस्लिम धर्म के हो गए, और ये हमारे हिंदू धर्म के हैं, ये तो गणेश जी हैं, हिंदू धर्म में उनकी पूजा होती है। तो नेक्स्ट है हमारा विषम युग्म कौन सा है, इसमें से हमें बताना है विषम युग्म, यानी कि ऑड क्या है। इसमें देखते हैं क्या क्या बन रहा है इनका आपस में रिलेशन, पहले चेक कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि उसमें गलत या ऑड वन क्या है। स्वॉर्ड ये हमारी होती है तलवार, तलवार से हम क्या करते हैं, स्लॉटर यानी कि काटना पीटने का काम करते हैं, यानी कि किसी को कट कर सकते हैं, मार सकते हैं। गन, गन से क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। स्पैनर, स्पैनर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ कि हम अगर घरों में देखते हैं कि ग्रिप से ऐसे टाइट करते हैं, पेच कसते हैं, तो आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ कि स्पैनर से हम ग्रिप बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है ये तो बिल्कुल सही जा रहा है कि स्वॉर्ड से हम स्लॉटरिंग करते हैं, गन से शूट, स्पैनर से ग्रिप बनाते हैं। स्पून से हाँ हम कट नहीं करते, अगर यहाँ पर नाइफ होता तो कटिंग का काम करता, स्पून से तो हम खाना खाते हैं, कट करते हैं, तो यही हमारे को ऑड लग रहा है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10th क्वेश्चन, 47, 28, 16, देन 4th नंबर पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर 4th नंबर पे क्या आएगा, यानी कि इस आगामी सीरीज में क्या आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कल मैंने दिया था अपने ट्यूशन में भी बच्चों को, मुझे लग रहा था इजी है इसलिए मैंने दे दिया, पर मैंने बहुत शौक हुआ कि काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन भी जरूर डालना चाहिए हमें। अब है 47, अब वो क्या कर रहे थे गलती, मैं आपको गलती भी बता देती हूँ कि जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊँ तो यही आ जाएगा।
लेकिन आपका थोड़ा सा दिमाग उस तरह से चलना चाहिए लॉजिकल तरीके से कि हमें पेपर में भी कैसे कैसे घूम के आते हैं क्वेश्चंस। इसकी ट्रिक समझ लेते हैं क्या है, पहले देखते हैं कि क्या उन्होंने क्या गलती की, पहले ये भी बता देती हूँ आपको। अब वो 47 है तो बार बार देख रहे हैं कि ये कितना कम है, 19 कम है। अब बोल रहे 16 से तो हम 19 कम कर ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं जा रहा कुछ। फिर बार बार देखने लगे कि 4 में से 2 हाफ कर रहे, कभी कभी इसको बढ़ा रहे, तो बोल रहे कि इसमें से तो हाफ हो ही नहीं रहा मैम क्या करें, कभी 8 डालें कभी कुछ, लेकिन गलती कर रहे थे। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में और भी इस तरह से बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है कि वो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का ना सेकंड वाले से रिलेशन देखना है, फिर वही थर्ड वाले का फोर्थ वाले से रिलेशन हो जाता है। तो क्या करना है, अब मैंने ध्यान से देखा तो 4 और 7 मुझे इनका रिलेशन दिख रहा है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ 4 7 का, तो ये नंबर नेक्स्ट नंबर मेरा आंसर आ जाता है। यानी कि इन दोनों नंबर्स डिजिट्स के बीच को मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 4 7 का करती हूँ तो 28 आ जाता है। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 6 का, तो 6 आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन जा रहा है। ज़्यादातर बच्चों ने मुझे 8 या 18 करके देने के लिए कहा था कि 18 हो सकता है मैडम, शायद ये ऐसे इसके साथ और रिलेट में करना। तो क्या है, ये नंबर मैंने क्या देखा, डिजिट्स पे ध्यान दो, ये दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया नेक्स्ट। तो यानी कि इसमें भी थर्ड वाले में मुझे क्या करना है, फर्स्ट के साथ सेकंड का रिलेशन ध्यान से देखना होता है हमें, वही थर्ड का ज्यादातर फोर्थ के साथ होता है। तो 1 into 6 किया मैंने, तो 6 मेरा आंसर आ गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे, और अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो डलवानी है या आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे मुझे जीके में ज़्यादा दिक्कत है किसी को, या किसी को मैथ्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा है, तो आप हमें बता सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसी तरह की ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की हम कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।